गुड इवनिंग दोस्तों। मैं नितिन कुमार आपके अपने चैनल लेट्स गो हेड पे स्वागत करता हूं। एक चीज़ के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि बहुत दिनों से मैं अपना वीडियो अपडेट नहीं कर रहा था। उसके लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी चाहता हूं। जैसे कि थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज का मेरा टॉपिक जो है वो NCERT बुक क्लास 6 का चैप्टर से कुछ मैंने पॉइंट ढूंढ के निकाला है। तो चलिए बगैर समय बर्बाद किए हुए हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि क्या क्या पॉइंट इम्पोर्टेंस है पढ़ने के लिए आगे एग्ज़ाम में, जो भी मेनली यूपी टेट, क्योंकि यूपी टेट में तो ईवीएस में जानते हैं हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस 1 to 5 में भी ईवीएस में आ जाता है। इसलिए मैंने NCERT से मेनली यूपी टेट के लिए ये पॉइंट सब ढूंढ के निकाला है NCERT बुक क्लास 6 का। तो चलिए बगैर समय बर्बाद किए हुए लेट्स स्टार्ट। The sun is about 150 million kilometer away from the earth। सूर्य जो है वो हमसे या इस अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। जान सकते हैं 150 मिलियन किलोमीटर कितना हो गया, जिसे हम सोच भी नहीं सकते इतना दूरी के बारे में। इतना दूर हमसे सूर्य है। नेक्स्ट, द मून इज अबाउट 30,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। मतलब 3,84,400 किलोमीटर दूर हमसे चंद्रमा है। 150 मिलियन किलोमीटर हमसे दूर सूर्य है और चंद्रमा जो है, मून जो है, वो हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। द सनलाइट टेक्स अबाउट 8 मिनट टू रीच द अर्थ। सूर्य की रोशनी को धरती तक पहुंचने के लिए, अर्थ तक पहुंचने के लिए, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए या हम तक पहुंचने के लिए टोटल 8 मिनट लगते हैं। डेढ़ 150 मिलियन किलोमीटर दूर है सूर्य हमसे और उसकी रोशनी जो है, उसकी ताप जो है, तपन जो है, टेम्परेचर जो है, वो हम तक 8 मिनट लगता है उसको हम तक पहुंचने में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first man to step on the surface of the moon on 21 July 1969। ठीक है। The moon moves around the earth in about 27 days। चंद्रमा जो है वो धरती की परिक्रमा को 27 दिन में करता है। मतलब पृथ्वी के पूरे परिक्रमा बोलते हैं हिंदी में, परिक्रमा, या चारों तरफ उसको घूमता 27 दिन में टोटल। ठीक है, टोटल 27 दिन लेता है चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में, टोटल 27 दिन। टॉरिड जोन विच डिवाइड द अर्थ इनटू 2 पार्ट्स रिसीव द मैक्सिमम हीट। Torrid zone which divide the earth into 2 parts receive the maximum heat। इसलिए मैंने एक पिक डाला यहाँ पे, क्योंकि ऐसे कोई तो समझ नहीं सकता है, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं समझ सकता ये सब चीज़, तो इसलिए पिक डाला है समझाने के लिए। थोड़ा पिक फट रहा है, ध्यान से यहाँ देखिएगा। डायरेक्शन लाइट जो पड़ रहा है वो इक्वेटर पे पड़ रहा है। उसी के दोनों के बीच में जो मध्य दूरी है, नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन जो है, उसके बीच में जो 2 लाइनिंग है वही टॉरिड जोन है। उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, सूर्य की रोशनी उस पर डायरेक्ट पड़ती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा गर्मी वाला क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र है। ठीक है। टॉरिड जोन विच डिवाइड द अर्थ इनटू 2 पार्ट्स रिसीव मैक्सिमम हीट। ये टॉरिड जोन है जो देखिएगा कि अर्थ को 2 भाग में डिवाइड करता है और सूर्य की लाइट डायरेक्ट इस पे पड़ती है, इसलिए ये ज़्यादा गर्म क्षेत्र है। ठीक है।
टेम्परेट जोन फाइंड मॉडरेट टेम्परेचर। ये टेम्परेट जोन जो होता है वो ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, मॉडरेट होता है, मतलब नॉर्मल बोल सकते हैं इसे। यहाँ पे जो टॉरिड जोन के राइट साइड नॉर्थ टेम्परेट जोन है और लेफ्ट साइड साउथ टेम्परेट जोन है, उस पर डायरेक्ट सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है। सूर्य की रोशनी डायरेक्ट टॉरिड जोन पे पड़ती है और उसके उस साइड क्षैतिज में पड़ता है, मतलब हल्का सा पड़ता है, इसलिए मॉडरेट है, न ठंडा न गर्म, सबसे मतलब अच्छा जगह होगा वो। फ्रीज्ड जोन वेरी कोल्ड लिखा हुआ ब्रैकेट में, वेरी कोल्ड, यहाँ पे मतलब आदमी जम जाएगा। फ्रीज जोन से नाम ही से पता चल रहा है, फ्रीज जोन। These areas lying between the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Antarctic Circle in southern hemisphere are very cold, are called freeze zones. ये आर्कटिक सर्किल जो फ्रीज जोन इस साइड दिया गया है इन नॉर्थ हेमिस्फीयर 66.5 डिग्री, और ये जो है इस साइड एंटार्क्टिक सर्किल इन द साउथ हेमिस्फीयर फ्रीज जोन। ये दोनों साइड में सूर्य की रोशनी ना के बराबर आती है, इसलिए ये सबसे ठंडा क्षेत्र होता है। ठीक है। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस पे, अपने क्षैतिज पे, अपने अक्ष पे टोटल 24 घंटे में पृथ्वी जो है वो एक चक्कर लगा देती है, इसीलिए 24 घंटे बराबर एक दिन होता है। ठीक है। अपने अक्ष पे पूरे 24 घंटे में अर्थ जो है वो एक चक्कर लगाती है, जहाँ से घूमना शुरू की वहीं पे पूरे 24 आवर में घूम के वहीं पे आ जाती है, इसलिए 24 घंटे बराबर एक दिन होता है। The ancient Indian astronomer Aryabhat had stated that the Earth is round and rotates on its own axis. आर्यभट्ट ने ये बताया कि धरती जो है, अर्थ जो है वो अपने अक्ष पे घूमती है। The movement of the Earth around the Sun takes 365 1/4 ब्रैकेट में जैसे लिखा हुआ है 365 डेज यानी कि 1 ईयर एंड 6 आवर डेज टू कंप्लीट इट्स रिवॉल्यूशन। सूर्य की परिक्रमा, सूर्य कभी कभी पहले हम लोग भी बच्चे में ये सोचते थे कि अर्थ की परिक्रमा सूर्य करती है, लेकिन सूर्य की परिक्रमा अर्थ करता है, इसीलिए लिखा हुआ है द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सूर्य के चारों तरफ घूमने में 365 दिन और 6 घंटे टोटल लगते हैं अर्थ को। अपने एक्सिस पे एक चक्कर लगाने में अर्थ को 24 आवर लगता है, तो एक दिन होता है, और सूर्य की परिक्रमा पूरे परिक्रमा लगाने में 365 दिन यानी कि एक साल और 6 आवर लगता है, तो 6 आवर करके 4 आवर में वो 24 आवर हो जाता है, तो पूरे एक दिन बन जाता है। इसलिए जब लीप ईयर आता है, हर एक 4 साल बाद लीप ईयर जब आता है, तो वो 6 आवर जो है वो 24 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है, 6 आवर करके, तो लीप ईयर में 366 दिन हो जाते हैं, और फरवरी 28 से 29 दिन का हो जाता है। फॉर द टॉपिक ऑफ कैंसर 21 June occur the longest day and the shortest night. कर्क रेखा के लिए, टॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा के लिए 21 जून जो होता है वो सबसे बड़ा दिन, लॉन्गेस्ट डे,
एंड शॉर्टेस्ट नाइट, कर्क रेखा के लिए 21 जून जो है वो सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात। ठीक है। ऑन 22 दिसंबर फॉर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इट्स द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट। और 22 दिसंबर जो है 21 जून ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए, कर्क रेखा के लिए लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, और 22 दिसंबर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। ठीक है। ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर द होल अर्थ हैव इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट। पूरे पृथ्वी के लिए 21 मार्च और 23 सितंबर को मतलब दिन बराबर होता है और रात भी बराबर होता है पूरे पृथ्वी के लिए। पूरे रेखा के लिए नहीं कि कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए नहीं, पूरे अर्थ के लिए ये जो है वो 21 मार्च और 23 सितंबर पूरे दिन बराबर होता है और रात भी बराबर होती है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से देश में समर सीजन में, गर्मी के मौसम में क्रिसमस मनाया जाता है। तो क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में मनाया जाता है। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन एवरेस्ट ऑन 23 मई 1984 वाज बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल नाम की एक महिला थी, भारतीय महिला, जिन्होंने सबसे पहली बार हाईएस्ट पीक माउंटेन एवरेस्ट पे हाईएस्ट पीक माउंटेन एवरेस्ट की फतह की। और वो कौन सी तारीख था? तो 27 मई 1984, 23 मई 1984। अगर ये तो महिला हो गई बचेंद्री पाल, फर्स्ट वुमेन। अगर मैन पूछे तो तेंजिंग नोर्गे शेरपा was the first man to climb the highest peak of Mount Everest on 29 May 1953. Africa is the only continent through which the Tropic of Cancer, the Equator and the Tropic of Capricorn pass. एक ही ऐसा देश है अफ्रीका जहाँ से हर एक रेखा, मतलब ये तीनों रेखा पास करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तीनों रेखा एक साथ इस देश से पास करती है, अफ्रीका से। 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। अर्थ पे 71% वाटर है एंड 29% इज विद लैंड। मात्र 29% जो है वो लैंड है और 71% पानी है अर्थ पे, इसलिए ब्लू प्लैनेट बोला जाता है इसको, अर्थ को। वाटर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ 1970.2% वाटर इन ओशियंस एंड इज टू सॉल्टी। 97.2% जो है वो ओशन में पानी है, वो भी बहुत ही साल्टी, जो पीने लायक नहीं, जहर है, जहर के समान है, पॉइजन है। 2.8% स्टोर्ड इन आइस शीट्स एंड ग्राउंड वाटर। ज़मीन के अंदर और बर्फ़ के रूप में 28% पानी है जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते। ओनली 0.03% इज़ अवेलेबल एज अ फ्रेश वाटर। सिर्फ 0.03% ही एक स्वच्छ पानी के रूप में अवेलेबल है हमारे पास। इसलिए ये धरती ब्लू प्लैनेट भी कहलाती है। पानी सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में यहाँ पे है, लेकिन फिर भी पानी की किल्लत अर्थ पे रहती है। क्यों? क्योंकि 97.2% वाटर ओशन में है, जो बहुत ही साल्टी है, यूज़ नहीं कर सकते। 2.8% स्टोर्ड इन आइस एंड ग्राउंड वाटर, जिसे यूज़ नहीं कर सकते। ओनली 0.03% इज अवेलेबल एज अ फ्रेश वाटर। 0.03% ही पानी का यूज हम कर सकते हैं। The Pacific Ocean is the largest ocean. It is spread over 1/3 of the Earth. अर्थ के 1/3 भाग में पैसिफिक ओशियन फैला हुआ है, इसलिए इसको सबसे बड़ा ओशियन बोलते हैं, पैसिफिक ओशियन, द लार्जेस्ट ओशियन। सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इज अटलांटिक ओशियन इन द वर्ल्ड। दूसरा लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है? अटलांटिक ओशियन।
पूरे विश्व में सबसे दूसरा बड़ा अटलांटिक ओशियन है और पहला पैसिफिक ओशियन। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड इन 1% अदर गैसेस आर अवेलेबल इन एटमॉस्फेयर। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे जो भी इस तरह की वीडियो मैं डालूंगा तो उसको नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त होगा। और साथ ही साथ अगर अच्छा लगा हो तो अच्छे कमेंट करें, बुरा लगा हो तो वो अगर मतलब कुछ कमी इस वीडियो में दिखा हो तो वो भी बताएं, जिससे मैं आगे इसमें सुधार कर सकूं। अगर आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।